चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रू थ्रेड। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अपना पेन पेपर लेकर कॉपी लेकर बैठें ताकि जहाँ पे भी जो भी डाउट हो आप नोट कर ले, बाद में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब भी मिलेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथी को भी फ़ायदा हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड क्या है? स्क्रू थ्रेड एक फास्टनर्स है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हम फास्टनर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल भाग पे इन्फॉर्म सेक्शन में हेलिकल ग्रुप बना हुआ रहता है किसी भी सिलेंड्रिकल या कोनिकल सरफेस पे, उसको हम थ्रेड कहते हैं। अगर जो किसी एक्सटर्नल भाग पे बना है उसमें हेड बना हुआ है तो उसे हम स्क्रू कहते हैं। जैसा कि हेड कई प्रकार के होते हैं जो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, और इंटरनल भाग पे कटा हुआ भाग को हम नट बोलते हैं। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, एक्सटर्नल भाग पे कटे हुए थ्रेड को हम मेल या नट बोल्ट कहते हैं और इंटरनल भाग पे कटा हुआ थ्रेड को हम फीमेल जैसे नट कहते हैं। चलिए लेट्स आगे हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रू थ्रेड का डिफिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रू थ्रेड का डिफिनेशन, ए स्क्रू थ्रेड इज ए कंटिन्यूअस हेलिकल रिजिड ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ऑन द एक्सटर्नल और इंटरनल सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस ऑफ ए स्क्रू और नट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि स्क्रू थ्रेड क्या है? किसी भी सिलेंड्रिकल या कोनिकल सरफेस के बाहरी या आंतरिक सतहों पर कटे हुए हेलिकल रिजिड ग्रुप को हम स्क्रू थ्रेड कहते हैं। स्क्रू थ्रेड स्क्रू या नट के बाहरी या आंतरिक सिलेंड्रिकल या कोनिकल सरफेस पर एक समान रूप से कटा हुआ हेलिकल रिजिड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे वो स्क्रू पे कटा हुआ है तो स्क्रू थ्रेड हो गया, नट पे इंटरनल भाग पे कटा हुआ तो नट हो गया, एक्सटर्नल भाग पे कटा हुआ है तो स्क्रू हो गया। ठीक है, जैसा कि हम संक्षिप्त में पहले भी बताए हैं, तो एक बार और जान लीजिए स्क्रू थ्रेड क्या है। किसी भी स्क्रू या नट के बाहरी या आंतरिक सिलेंड्रिकल या कोनिकल सरफेस पर एक समान रूप से बना हुआ हेलिकल रिज ग्रुप है जिसे हम स्क्रू या नट के नाम से जानते हैं। इतना आपको क्लियर है? आप सभी को क्लियर है ना? यस। तो आगे हम जानते हैं स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स। तो स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स में ऐसे हम, जैसा कि हम बताएं पहले कि इसका यूज क्या है, तो ये फास्टनर्स इज ए हार्डवेयर डिवाइस। फास्टनर्स क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है यूज टू क्रिएट नॉन परमानेंट ज्वाइंट, जो कि हम नॉन परमानेंट ज्वाइंट के रूप में उसका क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग गैर अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। ये स्क्रू थ्रेड इज ए फीचर ऑफ ए टाइप ऑफ फास्टनर्स। स्क्रू थ्रेड क्या है? एक प्रकार के फास्टनर्स की विशेषता है जिसे हम स्क्रू के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए स्क्रू थ्रेड इज ए फीचर ऑफ ए टाइप ऑफ फास्टनर्स। कहता है स्क्रू थ्रेड क्या है? एक प्रकार के फास्टनर्स की विशेषता है जिसे हम स्क्रू कहते हैं। आइए आगे जानते हैं कि स्क्रू थ्रेड के बारे में। स्क्रू थ्रेड क्या है, उसका नोमेनक्लेचर जानते हैं।
स्क्रू थ्रेड नॉमेनक्लेचर। यहाँ हम जानेंगे कि स्क्रू थ्रेड का संरचना क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर स्क्रू थ्रेड बना हुआ है, स्क्रू थ्रेड में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नॉमेनक्लेचर है इसका। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रू थ्रेड द कंपोजिशन ऑफ ए स्क्रू, हेयर द कंपोजिशन ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। यहाँ क्या है, स्क्रू थ्रेड की कंपोजिशन है, संरचना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या है, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड ऑन द स्क्रू और नट। किसी भी स्क्रू या नट के बड़े व्यास को, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा व्यास मतलब सबसे बड़ी डायमीटर, किसी भी स्क्रू या नट के बड़े डायमीटर को हम मेजर डायमीटर के नाम से जानता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा डायमीटर है, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, मेजर डायमीटर। ये हमारा मेजर डायमीटर हुआ। तो यह स्क्रू या नट पर थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। किसी भी स्क्रू या नट पर सबसे बड़ा व्यास जो भी होता है, सबसे बड़ी डायमीटर होता है, सबसे बड़ा माप होता है, उसे हम मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आगे देखेंगे, माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर मतलब छोटी व्यास, है ना। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, मतलब छोटा चीज़ है। तो द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। किसी भी स्क्रू थ्रेड के इंटरनल या एक्सटर्नल भाग पे कटा हुआ थ्रेड है, उसका सबसे छोटा डायमीटर जो होगा, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड स्क्रू थ्रेड के सबसे छोटी व्यास को हम क्या बोलते हैं, सबसे छोटी व्यास बोले तो सबसे छोटा डायमीटर, थ्रेड बनने के बाद जो सबसे छोटा डायमीटर उसमें होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर डायमीटर। माइनर मतलब छोटा, ठीक है। मिनिमम डायमीटर यानी किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड के सबसे छोटी व्यास को हम क्या बोलते हैं, माइनर डायमीटर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है हमारा माइनर डायमीटर, सबसे छोटी व्यास। आगे हम जानेंगे छोटी व्यास कैसे निकलेगा, बड़ा व्यास कब बनाना है, छोटा व्यास कब बनाना है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नॉमेनक्लेचर संरचना देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्क्रू थ्रेड में होती है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे पिच डायमीटर। क्या है ये, पिच डायमीटर। द थ्रेड द डायमीटर वेयर द थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड। कहता है कि दो थ्रेड है, उसके डायमीटर थिकनेस किसी एक जगह पर जब थ्रेड करता है ना, तो लोअर डायमीटर और अपर डायमीटर के बीच में एक ऐसा डायमीटर आता है जो कांस्टेंट होता है। एक ऐसा डायमीटर आता है जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोले तो उसका थिकनेस बराबर होता है थ्रेड का सभी जगह, मतलब एक ऐसा पोजीशन होता है कि ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से अगर जो हम एक बीच का भाग ऐसा आता है जहां हर थ्रेड की थिकनेस बराबर होती है। जैसा कि हम ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये हमारा बड़ा व्यास है, ये हमारा छोटा व्यास है, ये बड़ा व्यास और ये हमारा छोटा व्यास। इसके दोनों के बीच में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा ये टाइम आता है जहाँ पे थ्रेड का थिकनेस, ये थ्रेड है, इसका थिकनेस जो ये है एक समान रूप से सभी में होता है, ठीक है, एक समान सभी में होता है। तो उस जगह के डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर। पिच डायमीटर मतलब काल्पनिक
डायमीटर के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी, इसको हम पीच डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी डायमीटर भी हम बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक डायमीटर, क्योंकि क्या है ये, हम कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों थ्रेड के डायमीटर के बीच में बना हुआ डायमीटर जो है वो क्या है, दिख तो नहीं रहा है, बट हम कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों के बीच में एक जगह पे ऐसा आ रहा है जहाँ पे थ्रेड थिकनेस सभी के बराबर है। ठीक है, तो पिच डायमीटर आपको समझ में है, द डायमीटर वेयर द थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड। ठीक है, तो इस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर। पिच डायमीटर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इमेजिनरी डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं नंबर ऑफ थ्रेड। नंबर ऑफ थ्रेड क्या है, तो द नंबर ऑफ रूट और क्रेस्ट पर इंच ऑफ द थ्रेड लेंथ। कहता है कि थ्रेड लेंथ में, यानी मान के चलिए कि यहाँ से हमने थ्रेड बनाना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ तक हमने थ्रेड क्या किया, हमने यहाँ तक थ्रेड को परफॉर्म किया। कहाँ तक, यहाँ तक हमने, इस लेंथ तक हमने क्या किया, थ्रेड को परफॉर्म किया, बनाया। जब इस जगह तक थ्रेड बनाया तो हम ये कहेंगे कि मान के चलिए कि ये कितना है, 1 इंच है। ठीक है, ये 1 इंच है। 1 इंच के लेंथ पर हमारी कितनी नंबर ऑफ थ्रेड है, कितना रूट है, कितना क्रेस्ट है, वो हम काउंट करेंगे। 1 2 3। अगर जो 3 थ्रेड है यानी 3 रूट है तो 3 क्रेस्ट है, तो 1 2 3, 3 रूट भी है। तो जितना रूट होगा या जितना क्रेस्ट होगा उसके अनुसार हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड काउंट करते हैं। तो जितना क्रेस्ट होगा उतना हमारा नंबर ऑफ थ्रेड होगा, क्योंकि उतना रूट भी होगा उतना क्रेस्ट भी होगा। तो हम 1 इंच के डिस्टेंस पे कितना है, 1 2 3 थ्रेड है, तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड, द नंबर ऑफ रूट और क्रेस्ट पर इंच ऑफ द थ्रेड लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड कितना है, 3 है। ठीक है, कहता है थ्रेडों की लंबाई के प्रति इंच जड़ों या क्रेस्ट की संख्या को हम कहते हैं नंबर ऑफ थ्रेड। कहता है किस, कहता है ना, द नंबर ऑफ रूट और क्रेस्ट, कहता है पर इंच ऑफ द थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ के पर इंच पर रूटों की संख्या या क्रेस्टों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, थ्रेडों की लंबाई के प्रति इंच जड़ों या क्रेस्टों की संख्या को हम नंबर ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। ओके, जैसा कि हम, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें पिच। क्या है, पिच, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड measured parallel to the axis. It is expressed in mm for metric thread. कहता है मेट्रिक थ्रेड के लिए इसे हम क्या करते हैं, mm में दर्शाते हैं। एक थ्रेड पर एक बिंदु से अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु तक की दूरी को अक्ष के समानांतर मापी जाती है ना। कहता है एक थ्रेड पर एक बिंदु के अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु की दूरी
अक्ष के समानांतर मापी जाती है, इसे हम पिच कहते हैं। इसे मेट्रिक थ्रेड के लिए मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है ना। क्या है ये? द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑन वन थ्रेड to the corresponding point on the next thread, measure parallel to the axis. It is expressed in mm for metric thread, है ना। जैसा कि हमने बताया कि एक थ्रेड पर एक बिंदु से अगले थ्रेड के संबंधित बिंदु तक की दूरी अक्ष के समानांतर मापी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। इसे मेट्रिक थ्रेड के लिए मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है, जबकि ब्रिटिश थ्रेड के लिए हम क्या करते हैं? टीपीआई में व्यक्त करते हैं। थ्रेड पर इंच में हम व्यक्त करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि पिच क्या है, तो हमने पढ़ा एक थ्रेड के एक पॉइंट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड के नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट। जैसा कि हमने बोला, थ्रेड के किसी एक पॉइंट को लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ दिया है, जैसे कि हम इस पॉइंट को हमने लिया, थ्रेड के इस पॉइंट के लिया, इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आएगा? ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो हम मान के चले इधर के लिए, अगर जो हम इधर का लेते हैं, ठीक है, इधर का लेते हैं, इस पॉइंट को हम अगर लेते तो हमारा इस पॉइंट आ जाता, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता? पिच हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पिच हो गया। तो वही कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट, इस पॉइंट से ऑन द वन थ्रेड, किसी एक थ्रेड के एक पॉइंट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड, मेजर पैरेलल, किसके पैरेलल? एक्सिस के पैरेलल, मेजर पैरेलल टू द एक्सिस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm फॉर मेट्रिक थ्रेड। इसको हम क्या करते हैं? मेट्रिक थ्रेड में mm में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो आपको पिच समझ में आया होगा। जैसा कि हमने बताया, अगर जो आपको कोई भी चीज़ डाउट रहे, आप उसको नोट कीजिए और कमेंट में लिखकर डाल दीजिए कि सर हमारे यहाँ पे डाउट है। आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को पहले क्लियर करेंगे, तब अगला हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? पिच हो गया। जैसा कि हम देखें, एक्सिस के पैरेलल एक थ्रेड से दूसरे करस्पॉन्डिंग थ्रेड की दूरी को मापते हैं, और जो मापा गया डिस्टेंस वो हमें पिच के रूप में प्राप्त होता है। मेट्रिक थ्रेड में इसे हम mm में व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं लीड क्या है? द डिस्टेंस ए स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्सियली फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। कहता है कि कोई भी थ्रेड जो है एक कंप्लीट रोटेशन में तय की गई दूरी है। क्या है? लीड क्या है? किसी भी थ्रेड में वह दूरी जो स्क्रू थ्रेड के एक पूर्ण चक्कर में अक्षीय रूप से तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। वह दूरी जो स्क्रू थ्रेड के पूर्ण चक्कर के लिए अक्षीय रूप में आगे बढ़ता है। कहता है कि
द डिस्टेंस स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्सियली फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। कहता है कि वह दूरी जो स्क्रू थ्रेड को एक चक्कर एक्सियली एक चक्कर घूमने में या एक्सियली एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू द्वारा एडवांस की गई दूरी, यानी स्क्रू द्वारा तय की गई दूरी या स्क्रू कितना आगे बढ़ा है, उसे हम लीड के रूप में जानते हैं। लीड मतलब क्या हो कैसा व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्या बनाया, एक यहाँ थ्रेड बनाते हैं। अगर जो यहाँ से थ्रेड स्टार्ट हुआ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हमारा जा रहा है, ठीक है, तो अगर जो यहाँ से एक चक्कर घूमा, जॉब को एक चक्कर घूमने में अगर जो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर दिया, कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया, तो एक चक्कर जॉब को घूमने में तय की गई दूरी, ठीक है। जॉब जब एक चक्कर घूमा, सॉरी जॉब नहीं, थ्रेड जब एक चक्कर घूमा तो हमारी जितनी दूरी आगे गई थ्रेड वो हमारा क्या कहलाया, लीड कहलाया। उसे हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। अगर जो सिंपली अगर जो नहीं समझ में आए तो ध्यान रखिए, ये हमारा थ्रेड यहाँ से शुरू हुआ, थ्रेड जब यहाँ से शुरू होते 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 ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे 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 आया, ठीक है, और ऐसे आके ऐसे 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 गया, तो हमारे जाने में जब यहाँ से एक चक्कर जब ऐसे घूमा तो हमारी कहाँ आ गई थ्रेड, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गई तो हमारा तय कितनी की गई दूरी है, एक चक्कर जब घूमा है ना, एक चक्कर घूमा तो हमारा कितना आया, यहाँ आ गया एक तरह से इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से फिर यहाँ गया, तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीड हो गया। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि जितनी पिच होती है उतना ही हमारा एक चक्कर में नट आगे बढ़ता है। समझ जाओ कि नट जितना आगे बढ़ा तो एक चक्कर में नट सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच के बराबर बढ़ता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड और पिच बराबर होता है, ठीक है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड और पिच बराबर होता है। जबकि डबल स्टार्ट में क्या होता है, पिच के दुगना हो जाता है लीड, ट्रिपल स्टार्ट में तिगुना हो जाता है, चार के स्टार्ट में चार गुना हो जाता है। तो लीड बराबर होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगर जो लीड बराबर क्या होगा, पिच इंटू नंबर ऑफ पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट हो गया। मान के चलिए कि पिच हमारा 2 mm है और नंबर ऑफ स्टार्ट हमारा 3 है, तो लीड हमारा कितना हो गया, 6 हो जाएगा, जैसा कि बता रहे हैं। अब सिंगल स्टार्ट है, सिंगल स्टार्ट में क्या होगा, 2 into 1 होगा, तो 2 ही पिच रहेगा, तो 2 पिच और 2 लीड ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि लीड बराबर क्या होता है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। 2 स्टार्ट थ्रेड है तो 2 दूना 4 लीड हो जाएगा, पिच 2 है, नंबर ऑफ स्टार्ट 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा लीड, नंबर ऑफ स्टार्ट 3 है, पिच 2 है, तो हमारा लीड हो जाएगा 6 mm। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं। लीड समझ गए, पिच समझ गए, ठीक है।
अभी करते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या है? डेप्थ ऑफ थ्रेड। थ्रेड डेप्थ क्या होता है देखेंगे आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट ऑफ ए थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कहता थ्रेड डेप्थ क्या है? अक्ष के लंबाई है ना, क्या कहता है? अक्ष के लंबाई मापी गई थ्रेड की क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट, कहता है कि वह दूरी, ऐसा समझिए, वह दूरी जो क्रेस्ट और रूट के ऑफ ए थ्रेड में, जैसा कि यहाँ देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट ऑफ ए थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना। तो ये कहता है कि वह दूरी जो क्रेस्ट और रूट के बीच में होता है, वह कैसा दूरी होता है? थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी एक्सिस के लंबवत मापी गई क्रेस्ट और रूट की दूरी को हम डेप्थ कहते हैं। सिंपली तोड़ के ऐसे बोलिए, कैसे? कि वह दूरी जो क्रेस्ट और रूट के द्वारा मापी गई अक्ष के परपेंडिकुलर यानी अक्ष के लंबवत मापी गई क्रेस्ट और रूट की दूरी को हम, रूट और क्रेस्ट की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है? जैसा कि ये दे रख रहा है, कैसा है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, द थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कहता है कि थ्रेड को हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के लंबवत, लंबवत बोला तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा थ्रेड का एक्सिस हो गया। लंबवत मतलब 90 डिग्री, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री में है। अब इसके परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है? क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी। क्रेस्ट ये हो गया हमारा और रूट ये हो गया, ये पॉइंट, ठीक है। तो क्रेस्ट और रूट की ये जो दूरी है, क्या है ये जो दूरी है ना, क्रेस्ट और रूट की दूरी, क्या है? डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट ऑफ ए थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, ये क्या है? वह दूरी जो एक्सिस के लंबवत, एक्सिस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, लंबवत वही हिंदी हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 90 डिग्री में मापी गई क्रेस्ट, ये क्या है? मापी गई क्रेस्ट और रूट के लंबवत डिस्टेंस को
क्रेस्ट और रूट के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो ऐसे तो यहाँ पे अभी डेप्थ ऑफ थ्रेड का ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोग यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा कि ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है क्या है? डेप्थ है। क्या है? क्रेस्ट हो गया ये बड़ा व्यास, और छोटा व्यास पे क्या बन गया? रूट बन गया। एक्सटर्नल थ्रेड में बड़ा व्यास पे क्रेस्ट बनता है और इंटरनल थ्रेड में छोटा व्यास पे क्रेस्ट बनता है। तो एक्सटर्नल थ्रेड में क्या हो गया? बड़ा व्यास पे क्रेस्ट बन गया और छोटा व्यास पे रूट बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या बोलेंगे इसको? डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, इतना आप जान गए। ठीक है, और जैसा कि सिंपली आप बोल सकते हैं कि क्रेस्ट और रूट के बीच की मापी गई लंबवत दूरी को हम डेप्थ ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। जब निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होगा? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर अपॉन 2, ऐसा कर सकते हैं। मेजर डाया माइनस माइनर डाया बाई 2 करके आप डेप्थ ऑफ थ्रेड को निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड बराबर क्या होगा? मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर मान के चलिए कि 50 है, माइनर डायमीटर कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? मेजर डायमीटर कितना है? 50 मान लेते हैं। माइनर डायमीटर कितना बता रहे हैं? 48 है, बटा 2 हमने बोला। तो अभी कितना आया? 2/2। कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? इज इक्वल टू 1। तो डेप्थ क्या हो गया? फुल डेप्थ क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 50 में से 48 घटाए तो 2 mm आया। तो दोनों साइड का डेप्थ कितना हो गया? 2 mm हो गया। उसको हम 2 से भागा दिए तो एक साइड का डेप्थ आ गया, यानी सिंगल डेप्थ आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सिंगल डेप्थ बराबर टी माइनस मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर बटा 2 इज इक्वल टू सिंगल डेप्थ। अगर जो डबल डेप्थ लेना है तो क्या कर सकते हैं? मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर अगर जो करते हैं तो हमारा डबल डेप्थ निकल जाता है। बाकी चीज़ें थ्रेड डेप्थ निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं जो हम अलग अलग थ्रेड के लिए यूज होता है, जो आगे हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्रेस्ट द पीक एज और द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द थ्रेड। कहता है क्रेस्ट, जैसा कि आप बोल रहे थे ना, हम बता रहे थे ना आगे पिछले स्लाइड में कि एक्सटर्नल थ्रेड में बड़ा व्यास के ऊपर क्रेस्ट बनता है, जबकि इंटरनल थ्रेड में छोटा व्यास के ऊपर क्रेस्ट बनता है। तो चलिए वो यहाँ दे रहा है द पीक एज ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द थ्रेड। कहता है कि थ्रेड के बाहरी सरफेस के ऊपरी भाग को, सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? शिखर, है ना। जैसा कि थ्रेड का शिखर यानी थ्रेड का क्रेस्ट सतह या किनारा
या सबसे बाहरी सतह, ऐसा बोल सकते हैं। किसी भी थ्रेड के ऊपरी सतह को या ऊपरी किनारा को या ऊपरी शिखर को या बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि लिखा है, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, कुछ भी बोलने तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि किसी भी थ्रेड के सबसे बड़ी यानी सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, वो या ऊपरी किनारा को, ऊपरी सतह को, ऊपरी भाग को या बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। अब क्रेस्ट के नाम से बोल रहे तो जैसा कि यहाँ दिखा रहा है, ये थ्रेड का सबसे बाहरी भाग है, ऊपरी सतह है, जिसे हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, जो हम जैसा कि आपको बता रहे हैं। जैसे रूट क्या है, द बॉटम इज और द इनर मोस्ट सरफेस ऑफ द थ्रेड। कहता है कि किसी भी थ्रेड के आंतरिक भाग को या आंतरिक सरफेस को, आंतरिक किनारे को, ठीक है, या सबसे भीतरी पॉइंट को, सबसे भीतरी पॉइंट यानी सबसे अंदरी भाग को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। द बॉटम इज और द इनर मोस्ट सरफेस ऑफ द थ्रेड। सबसे अंदरी भाग को या बॉटम भाग को या अंदरी सरफेस को या आंतरिक भाग को, कुछ भी बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट। जैसा कि देखो, ये थ्रेड के आंतरिक भाग है, चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस हो या इंटरनल सरफेस हो, उसमें थ्रेड का आंतरिक भाग, ना कि सरफेस का, किसी भी थ्रेड का आंतरिक भाग को हम रूट के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा रूट है। फ्लैंक क्या है, द सरफेस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट। अब आता है फ्लैंक, है ना, तो वह सरफेस जो क्रेस्ट को और रूट को जोड़ता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर जो स्लोप है तो एक स्लोप, ऐसा नहीं कि स्लोप भाग ही आपको फ्लैंक रहेगा, कभी कभी परपेंडिकुलर भाग भी फ्लैंक बन सकता है। जैसा कि स्क्वायर थ्रेड में फ्लैंक क्रेस्ट और रूट के भाग को जोड़ने वाला वो 90 डिग्री में होता है, उसको भी फ्लैंक बोलते हैं। तो वही है कि क्रेस्ट और रूट के जोड़ने वाले सरफेस को, द सरफेस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट। जैसा कि लिखा है कि क्रेस्ट और रूट के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, बीच के सतह को या बीच के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि क्रेस्ट और रूट के बीच के भाग को या बीच के जोड़ने वाले, क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्लैंक के नाम से जानते हैं, फ्लैंक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखाएं, ये हमारा फ्लैंक है। इधर से देखिए तो ये क्रेस्ट है, ये रूट है। क्रेस्ट और रूट के जोड़ने वाला भाग कौन सा है, ये है, इसे हम फ्लैंक के नाम से जानते हैं। इधर से देखेंगे तो ये है, इसे हम फ्लैंक के नाम से जानते हैं। थ्रेड एंगल, है ना, थ्रेड एंगल, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लैंक, है ना। थ्रेड एंगल क्या है, दो फ्लैंक के, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लैंक। थ्रेड कोण क्या है, दो आसन पार्श्व की बीच का कोण है। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लैंक, यह दो आसन फ्लैंकों की बीच के कोण को हम थ्रेड एंगल के नाम से जानते हैं। अब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो आसन फ्लैंक, दो आसन फ्लैंक क्या है, मतलब दो एडजेसेंट सरफेस मान लीजिए, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेस, तब
दो एडजेसेंट, यहाँ पे फ्लैंक ही है सरफेस के रूप में, तो दो एडजेसेंट फ्लैंक जितने डिग्री पे एक दूसरे को काटती है उस कोण को हम क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल कहते हैं, है ना। दो पार्श्व सरफेस या दो एडजेसेंट सरफेस एक दूसरे को जितने एंगल पे जोड़ती है, एक दूसरे को जितने एंगल पे जोड़ती है उसे हम अभी थ्रेड में जोड़ रही है तो थ्रेड एंगल बोलेंगे, किसी और चीज़ में जोड़ेंगे तो उसके नाम से उस एंगल को देंगे। तो अभी हम थ्रेड पढ़ रहे हैं, तो स्क्रू थ्रेड पढ़ रहे हैं, तो स्क्रू थ्रेड में थ्रेड एंगल क्या होगा, ये फ्लैंक है ना, दो फ्लैंक के या दो एडजेसेंट फ्लैंक के कोण के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड एंगल। देखिए हम तोड़ तोड़ कर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आए तो भी बताइएगा। जैसा कि हम बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लैंक, ये सिंपली इंग्लिश में लिख दिया। जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि दो एडजेसेंट फ्लैंक यानी एक फ्लैंक के जस्ट सामने वाले फ्लैंक के बीच के कोण, एडजेसेंट फ्लैंक मतलब इसके एडजेसेंट में ये है, तो अगर जो नीचे से ली जाए तो ये तो इसके बीच में भी एक कोण बनेगा, लेकिन इंटरनल कोण बनेगा ऐसे, तो इसको भी थ्रेड एंगल बोलेंगे। अभी ऊपर के भाग ले रहे हैं तो ये कोण बनेगा, तो इसको हम, तो दो एडजेसेंट फ्लैंक के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड एंगल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं थ्रेड एंगल। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि थ्रेड टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल। अब थ्रेड का जो प्रोफाइल है वो कितने कितने प्रकार के हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शार्प वी थ्रेड, क्या है ये, शार्प वी थ्रेड। अभी जनरल जो वी थ्रेड होता है ना, जनरल जो वी थ्रेड होता है उसके बारे में भी बताएंगे। अभी ये शार्प वी थ्रेड मतलब इसका जो क्रेस्ट बनेगा वो एकदम शार्प बनेगा, उसका रूट जो बनेगा एकदम शार्प पॉइंट बनेगा, इसीलिए इसको डाला गया शार्प वी थ्रेड। तो शार्प वी थ्रेड में ये वी थ्रेड का प्रोफाइल है, शार्प वी थ्रेड का, जो कि जैसा कि आपको हम बताए हैं, ये पी जो दर्शाया गया है, पिच दर्शाया गया है, एच दर्शाया गया है, डेप्थ दर्शाया गया है, और ये जो दर्शाया गया 60 डिग्री वो थ्रेड एंगल दर्शाया गया है, ठीक है। तो पिच क्या है, पी अभी जैसा बता रहे हैं, पी हो गया पिच, डेप्थ हो गया एच इंटू पिच। अब डेप्थ क्या है, ठीक है, डेप्थ क्या है, तो 0.866 इंटू पिच, जो कि हम डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ क्या होता है, तो ये सिंगल डेप्थ हो गया, ये सिंगल डेप्थ हो गया, सॉरी ये सिंगल डेप्थ हो गया। अब अगर जो 2 mm का पिच है, कितना है, 2 mm का पिच है, और गुने 866 किए, ठीक है, गुने क्या किए 866 किए इंटू 2 किए, तो कितना आ गया, इसके दोगुना आ गया, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13 के 3, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। ये हो गया 1.732, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल डेप्थ, यानी वन साइडेड थ्रेड डेप्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वी शार्प थ्रेड के लिए, हमारा सिंगल डेप्थ के लिए फार्मूला होता है 0.866 इंटू पिच। अभी वही हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड के डेप्थ के लिए अगर जो हम इसमें 2 से गुना कर सकते हैं तो इसको लिख देंगे डबल डेप्थ, ठीक है। तो डबल डेप्थ में क्या हो जाएगा, यानी दोनों साइड से मटेरियल कितना निकलेगा, वन साइड से इतना निकलेगा, तो दोनों साइड से कितना निकलेगा, 4 6 4 और 2, इतना निकलेगा 2.464, है ना, नहीं सॉरी 2.464
3464, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डेप्थ निकाल सकते हैं, डबल डेप्थ निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वी शार्प थ्रेड के लिए हो गया। जैसा कि आपको पहले ही बताए थे, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड हो गया, ये हमारा पिच हो गया, ये हमारा थ्रेड एंगल हो गया जो कि 60 डिग्री है। अभी देखिए यहाँ पे लिख रहा है अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड। ये क्या है, अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड। अब जैसा कि यहाँ दिया हुआ, तो इसमें भी डेप्थ तो सब में सही रहेगा, पिच भी सेम रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा। अब बात आती है कि क्रेस्ट का फ्लैटनेस कैसा होगा। तो वो प्रोफाइल ऑफ थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रोफाइल का थ्रेड बनाना है, और उस प्रोफाइल का थ्रेड का हमारा नोमेनक्लेचर कैसा रहेगा, उसका प्रोफाइल कैसा रहेगा, क्रेस्ट कैसा रहेगा, थ्रेड एंगल कैसा रहेगा, कितना रहेगा, रूट कितना रहेगा, वो हम डिफाइन करेंगे। तो सभी का अकॉर्डिंग टू द नेम थ्रेड अलग अलग होता है। तो जैसा कि हम पिच, तो पिच तो आप समझ रहे हैं क्या होता है, द करस्पॉन्डिंग थ्रेड, द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग थ्रेड, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल में दो करस्पॉन्डिंग थ्रेड के पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, पिच बोलते हैं, सॉरी। अभी डेप्थ क्या है, अभी इसमें बताए कि डेप्थ क्या है, 0.866 इंटू पिच, ये भी शार्प भी थ्रेड में। अभी अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड में, जैसे अब देखिए कि अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड में डेप्थ बदल गया, कैसे, 0.6495 इंटू पिच। अब इसका डेप्थ क्यों बदल गया, क्योंकि इसमें क्रेस्ट फ्लैट हो गया, रूट भी फ्लैट हो गया। तो हमारा जो शार्पनेस का पॉइंट था वो हमारा कट गया तो हमारा हाइट कम गया, डेप्थ कम गया। अब कितना कम गया वो डिपेंड करता है विड्थ ऑफ द फ्लैट, आपको फ्लैट विड्थ कितना चाहिए। तो विड्थ ऑफ द फ्लैट कितना चाहिए, 0.125 इंटू पिच। अब 0.125 इंटू पिच करते हैं तो हमारा विड्थ ऑफ द थ्रेड आता है। पिच कितना है, जितना पिच है उतना हम अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड में उसके पिच को 0.125 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लैटनेस ऑफ द थ्रेड, चाहे वो क्रेस्ट का हो चाहे वो रूट का हो। रूट का फ्लैटनेस, क्रेस्ट का फ्लैटनेस, इस क्या करेंगे, इस ढंग से निकालेंगे विड्थ ऑफ द फ्लैट का। अब याद रखिए अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड के लिए विड्थ ऑफ द फ्लैटनेस कितना होगा, 0.125 इंटू पिच। ये आगे देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड को, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड में क्या क्या चीज़ होते हैं। अभी अगर जो लिख के आ जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड में हम क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ध्यान रख के हम उस थ्रेड को बनाएंगे, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें देखिए कितने प्रकार का H2 है, H है, H1 है, तो ये क्या है, तो इसको हम जानेंगे कि मैक्सिमम डेप्थ H है। H मतलब अगर जो हम शार्प बनाते हैं, कौन शार्प बनेगा तो मैक्सिमम डेप्थ कितना आएगा, 0.735 इंटू पिच, ये मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगा। जब अगर जो हम क्रेस्ट को मेंटेन करते हैं, क्रेस्ट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी आ जाएगी, मिनिमम डेप्थ हो जाएगी H1। अब H1 जो मिनिमम डेप्थ है
0.6855 इंटू पिच, 0.6855 इंटू पिच। अगर जो मिनिमम डेप्थ H1 अगर जो मेंटेन करते हैं, ये कहाँ तक, रेडियस बनने से पहले तक। अभी रेडियस बनेगा तो H चेंज हो जाएगा। H जो है मेन जो है फुल डेप्थ वो रेडियस पॉइंट को ले लिया है, रेडियस पॉइंट से लेके ऊपर के पॉइंट तक, क्रेस्ट पॉइंट की दूरी तक को हम फ्लैट क्रेस्ट पॉइंट की दूरी तक को हम मैक्सिमम डेप्थ मान लिए हैं। क्योंकि हम ये क्रेस्ट फ्लैट तो ऊपर से हमने पहले डायमीटर बना दिया, इस डायमीटर से हमने थ्रेड करना शुरू किया। जब रेडियस परफॉर्म हुआ, जहाँ तक रेडियस परफॉर्म हो गया वो हमारा फुल डेप्थ हो गया, यानी मैक्सिमम डेप्थ हो गया। ठीक है, अब मिनिमम डेप्थ क्या हो गया, रेडियस जहाँ से स्टार्ट हो रहा उससे पहले और क्रेस्ट जहाँ तक ख़त्म हुआ वहाँ तक की फ्लैटनेस क्रेस्ट की दूरी तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम डेप्थ। ये ध्यान रखना है किसमें, इंटरनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड में। सभी थ्रेड में नहीं, सभी थ्रेड का अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखना है। अभी क्या है, मैक्सिमम रूट रेडियस, रूट का मैक्सिमम रेडियस कितना होना चाहिए, किसमें, इंटरनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड में। तो इंटरनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड में रूट रेडियस के लिए फार्मूला है 0.0633 इंटू पिच। 0.0633 में पिच का अगर जो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम रूट रेडियस आएगा। मैक्सिमम रूट रेडियस आएगा कि रूट में हमारा मैक्सिमम रेडियस कितना होना चाहिए। अगर जो मैक्सिमम इतना होना चाहिए तो हमें इससे गुना कर देंगे तो उतना रेडियस का हम टूल बना सकते हैं। जब टूल परफॉर्म कर रहे हैं अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड के लिए, तो टूल बनाते समय ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम रूट कितना होना चाहिए। उसके लिए हम टूल को मैक्सिमम रेडियस कितना देना है, रूट रेडियस के लिए मिनिमम डेप्थ कितना होगा, तो कितना मिनिमम डेप्थ के बाद हम रेडियस टूल रेडियस दें, मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा, ये ध्यान रखना है। मिनिमम रूट रेडियस, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना तक जाना चाहिए, इसके बीच में ही रेडियस परफॉर्म करना है। अगर जो मिनिमम रूट रेडियस 0.054 इंटू पिच दिया है तो इससे गुना कर लेंगे, इससे गुना कर लेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, टूल के रेडियस को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, है ना। टूल के रेडियस को हम क्या करेंगे, इसके बीच में ही हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा, टूल रेडियस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इसके बीच में। तो सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेडियस निकाल लेना है, मिनिमम रेडियस निकाल लेना है, उसके बीच में टॉलरेंस दे देंगे 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 50 माइक्रोन का। उसके बीच में हम क्या करेंगे, उसका रेडियस को परफॉर्म करेंगे, ताकि अगर जो हम जब रेडियस बनाए तो ना तो वो मिनिमम से नीचे जाए या ना मैक्सिमम से ऊपर जाए। ठीक है, अभी क्या है, फ्लैट विड्थ ऑफ बेस फ्लैट, कहता है विड्थ ऑफ बेस फ्लैट। अगर जो हम किसी थ्रेड के फ्लैटनेस को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फ्लैटनेस मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, विड्थ ऑफ बेस फ्लैट, बेस फ्लैट को हम एफ के नाम से जानते हैं। और दर्शाया है कि एफ क्या है, विड्थ ऑफ बेस फ्लैट, जो कि हमने फ्लैट दिया उसका बेस। और H2 क्या है, पिच डायमीटर, पिच डायमीटर। H2 क्या है, पिच डायमीटर। यहाँ पे H2 थोड़ा ये दिया है, काल्पनिक डायमीटर, जो पिच डायमीटर जो हम आपको बताएं वो काल्पनिक डायमीटर अलग है, इसमें वो H2 पिच डायमीटर के नाम से तो दे दिया है, बट ये पिच डायमीटर नहीं होगा। पिच डायमीटर क्या होगा, एक दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस दूसरे थ्रेड के बीच के ये होता है, मतलब
वो इमेजिनरी डायमीटर होता है जो नहीं दिखता है। यहाँ वही दे दिया है कि पिच का हाई पॉइंट और क्रेस्ट के हाई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम ये पिच डायमीटर के नाम से दे दिया, जो कि ये नहीं है, ठीक है। तो H2 को अभी के लिए ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि H2 को अभी ध्यान देने की ज़रूरत इसमें नहीं है पिच डायमीटर को। ओके, H2 को हम अभी रेड कर देते हैं। इसके ऊपर ध्यान अभी नहीं देना है, पिच डायमीटर के ऊपर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। अभी इसमें देखेंगे कि जैसा कि प्रोफाइल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्रेस्ट और रूट जो आपको दिख रहा है जैसा कि रेडियस में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, रेडियस में। आप हम प्रोफाइल इसलिए बताया जा रहा है कि अगर जो लिख दे कि BSW थ्रेड बनाना है, अब BSW थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसके प्रोफाइल को अपने माइंड में जनरेट करना है। माइंड में जनरेट करने पे वो ध्यान लगाना है कि उसका टूल कटिंग पॉइंट कैसा बनाएंगे। कटिंग पॉइंट कैसा बनाने के लिए आपके माइंड में प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोफाइल होने के लिए आपके प्रोफाइल का नोमेनक्लेचर, प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पिच कितना हो, पिच कैसा रहेगा। पिच तो ठीक है, पिच तो आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, बट उसका डेप्थ भी डिफाइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पिच, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ इसके लिए विश्वास थ्रेड के लिए डेप्थ कितना होगा, 0.6403 इंटू पिच। इससे अगर जो गुना करते हैं पिच में, 0.6403 से पिच में गुना करते हैं तो क्या होगा, वो आपको हो जाएगा डेप्थ। बट यहाँ पे मैं ये रहता है कि हम टूल का नोज रेडियस कितना बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, तो वो ध्यान रखने के लिए रेडियस एट द क्रेस्ट एंड रूट, रूट पे रेडियस कितना होगा, क्रेस्ट पे कितना होगा, वो यहाँ दिया है। तो रूट पे रेडियस, क्रेस्ट पे रेडियस दोनों सेम ही होगा। सेम ही होने के लिए R इज इक्वल टू दे दिया 0.13732 इंटू पिच। इतने पॉइंट से अगर जो पिच में गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, टूल नोज रेडियस होगा, यानी टूल रेडियस होगा। टूल के पॉइंट रेडियस हमारा इससे डिफाइन होगा कि पिच में अगर जो इतना से गुना करेंगे तो आगे का रेडियस कितना होगा, उसके अनुसार ही हम टूल का क्या करेंगे, प्रोफाइल को बनाएंगे और उस टूल को हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड में एंगल कितना डिग्री का होगा, 55 डिग्री का। अभी हम 3 उसमें पढ़े भी, शार्प भी थ्रेड पढ़े, अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड पढ़े, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड पढ़े। अभी ये तीनों में जो पढ़े थ्रेड एंगल कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। तीनों में अभी कितना था, थ्रेड एंगल 60 डिग्री था। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी देख रहे हैं कि हमारा थ्रेड एंगल चेंज हो गया, किसमें, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, यानी ब्रिटिश थ्रेड में। अब ये इंचेज का थ्रेड है। अब ये थ्रेड में इसका प्रोफाइल देखे तो पिच तो फिर डिफाइन रहेगा, हाइट भी अब पिच के अनुसार आप निकाल लेंगे 0.6403 इंटू पिच से। बट रेडियस के लिए आपको क्या करना है, टूल नोज रेडियस अगर जो आप ग्राइंड कर रहे हैं तो आप इसके अनुसार ही ये सारी प्रोफाइल के डिटेल्स के अनुसार आप टूल को बनाकर आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो रेडियस बनाने के लिए आप 0.137329 को पिच से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड के लिए एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। अभी हम आते हैं BA थ्रेड, क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में क्या है, इसमें एंगल जो है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि एंगल कितना है, 47 डिग्री 30 मिनट, यानी 47.5 डिग्री।
अभी एक चीज़ और आप लोग जानिएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। इसीलिए अगर जो 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री में, ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। अभी 47 डिग्री 30 मिनट ये हो गया, 47 डिग्री 30 मिनट हो गया। अब 47 डिग्री 30 मिनट हो गया, मतलब 1 डिग्री को हम 60 मिनट बोलते हैं। अगर जो 30 मिनट है तो हम हाफ डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री, ठीक है। अभी 47.5 डिग्री हो गया, ये एंगल आप जान गए। अभी अब इसमें पिच तो आपको डिफाइन किया रहेगा, दिया रहेगा। उसमें आपको डेप्थ निकालने के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का भी डेप्थ निकाल सकते हैं 0.6 इंटू पिच, ठीक है, 0.6 इंटू पिच। अभी यहाँ भी दिया है, इसमें भी क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में भी क्या है, क्रेस्ट और रूट क्या है, रेडियस में है। अभी इस रेडियस को निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस एट द क्रेस्ट और रूट इज r इज इक्वल टू 2/11 इंटू पिच, 2/11 इंटू पिच करके हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का हम रेडियस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल में एक और आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर से आप क्या समझते हैं कि कोई भी एंगल जो होगा उसमें बना हुआ एंगल वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री से कहने का मतलब है कि उसके अंदर बनाए गए कोण, न कि वो सारी भुजा बराबर हो जाएगी। स्क्वायर में सारी भुजा तो बराबर होती ही है, ये भी सही है। तो जितना डेप्थ होगा उतने क्या होगा, क्रेस्ट का डिस्टेंस होगा, रूट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सभी बराबर होंगे, मतलब उसका डेप्थ अगर जो ऊपर से क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिला दिया जाए तो स्क्वायर में बन जाएगा उसका बॉक्स, उसका ग्रूव। इसीलिए उसको हम स्क्वायर थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है स्क्वायर थ्रेड। अभी जैसा कि यहाँ पिच जो दर्शाया है कि एक थ्रेड के मिड पॉइंट से दूसरे थ्रेड के क्रेस्ट के एक क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट के मिड पॉइंट पे हम पिच को दर्शा दिए, जैसा कि हम बोले। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस पॉइंट से ले रहे हैं। अगर जो इस पॉइंट से लेते थे तो इस पॉइंट तक के भी डिस्टेंस को हम पिच कहेंगे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर जो जिस पॉइंट को जहाँ से लिए हैं अगले थ्रेड के सेम उसी पॉइंट तक जाना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पिच में कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं होना चाहिए कि सर इसमें ऐसा क्यों डाला है कि मिड पॉइंट से ही पिच दिया है। तो पिच आप इसमें यहाँ से भी दे सकते हैं, इस पॉइंट से भी दे सकते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी को भी हम पिच क्या कहेंगे, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ से यहाँ क्यों दिया। चलिए पिच की बात हो गई। डेप्थ, अभी स्क्वायर थ्रेड में क्या होगा, डेप्थ होगा 0.6 इंटू पिच। जितना भी ट्रेपोजाइड थ्रेड है लगभग उसमें क्या है, क्योंकि वो क्या होता है स्क्वायर से ट्रेपोजेडल से ही सब ये होके कन्वर्ट होके थ्रेडे बने हैं, इसीलिए उसमें मैक्सिमम क्या होता है 0.5 इंटू पिच होता है डेप्थ के लिए। तो विड्थ ऑफ, जैसे इसमें क्या है डेप्थ कितना है 0.6 इंटू पिच। विड्थ ऑफ स्क्रू कितना है, स्क्रू का विड्थ कितना होना चाहिए, यानी फ्लैटनेस ऑफ स्क्रू कितना होगा, सेम हो जाएगा जैसा कि अभी बोले कि उसका क्रेस्ट रूट फ्लैंक तीनों बराबर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर थ्रेड। विड्थ ऑफ थ्रेड ग्रूव नट, थ्रेड ग्रूव नट का भी क्या है C 0.5 इंटू पिच प्लस 0.025
तो 0.05 mm क्लियरेंस। अभी क्या बोलेंगे, इसमें दो चीज़ें दिया, क्या दिया, अगर जो हम एक्सटर्नल बना रहे हैं तो इतना बना रहे हैं तो ठीक है। अभी नट का मतलब क्या होगा, इंटरनल थ्रेड। अगर जो हम दो मैचिंग स्क्वायर थ्रेड को, दो मैचिंग पार्ट को बना रहे हैं तो स्क्रू अगर जो क्या बनाए 0.5 इंटू पिच बनाए, 0.5 इंटू पिच बनाए, तो विड्थ ऑफ थ्रेड ग्रूव नट का विड्थ ऑफ थ्रेड कैसा होगा, तो 0.5 इंटू पिच प्लस 25 माइक्रोन से लेके 50 माइक्रोन और उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, क्लियरेंस बनेगा। जब क्लियरेंस बनेगा तो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड आपस में आसानी से मैच करेंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर थ्रेड, समझ गए। तो हमारा हाइट हो गया 0.5 इंटू पिच, फ्लैट हो गया 0.5 इंटू पिच, और ये नट के लिए दिया है, यहीं पे दे दिया है कि अगर जो नट का अगर जो क्या होता है ग्रूव बना रहे हैं नट के लिए, तो उसमें हम होता कितना है 0.5 इंटू पिच ही होता है, बट बैठने के लिए क्लियरेंस के लिए 25 से लेकर 50 माइक्रोन के बीच में हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये वाला आसानी से इसमें बैठेगा। जैसे यहाँ से जो एक्सटर्नल थ्रेड आके ऐसे बैठेगी ना, ऐसे वो आसानी से इसमें क्या होगा, बैठ जाएगा, इसीलिए वो दिया गया है क्लियरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमी थ्रेड का उपयोग ऐसे स्क्रू थ्रेड, एकमी थ्रेड का उपयोग ऐसे पावर ट्रांसमिशन के लिए भी किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड के लिए पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे लेथ में भी एकमी थ्रेड यूज होता है लीड स्क्रू के रूप में। जब हम यहीं पे थ्रेडिंग करना होता है तो हम ये लीड स्क्रू के सहायता से हम उसको इंगेज करके थ्रेड कटिंग करते हैं। चलिए एकमी थ्रेड के बारे में जानते हैं। तो एकमी थ्रेड, इसमें हम देखेंगे कि एकमी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री है। कितना डिग्री है, 29 डिग्री है। पिच क्या है, पिच तो आपको पता ही है, द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द थ्रेड के, तो पैरेलल मेजर पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल मेजर करने पे, ठीक है, तो उसको हम थ्रेड पिच बोलते हैं। मिनिमम डेप्थ क्या है, मिनिमम डेप्थ क्या है 0.5 इंटू पिच, बट मैक्सिमम डेप्थ क्या है 0.5 इंटू पिच प्लस 0.5 mm। अगर जो मैक्सिमम डेप्थ बनाना है तो 0.5 mm और अंदर तक कर सकते हैं, बट मिनिमम डेप्थ आप इतना ही बना सकते हैं, कितना 0.5 इंटू पिच। मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हुआ तो नहीं चलेगा, बट मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक जाना चाहिए 0.5 mm प्लस तक जाना चाहिए, यानी 0.5 इंटू पिच प्लस 0.5 mm। अगर जो 2 mm का पिच है तो 0.5 मतलब कितना होगा 1 mm प्लस 1.5 और जाएगा उसके अंदर तक, यानी 1.5 mm आप जा सकते हैं। विड्थ क्या है 0.3707 इंटू पिच। अगर जो फ्लैटनेस देखा जाए तो अगर जो क्रेस्ट की फ्लैटनेस कितनी है, रूट की फ्लैटनेस कितनी है, वो अगर जो देखा जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एकमी थ्रेड में ये कर सकते हैं, एकमी थ्रेड में हम ये कर सकते हैं कि 0.3707 इंटू पिच से अगर जो गुना करते हैं तो हमारा इसका फ्लैटनेस ऑफ द रूट एंड क्रेस्ट हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो एकमी थ्रेड के रूट और फ्लैट निकालने के लिए, क्रेस्ट के फ्लैट और रूट के फ्लैट को निकालने के लिए 0.37 इंटू 0.3707 इंटू पिच से गुना करने पे हमारा इसका क्रेस्ट का फ्लैटनेस, रूट का फ्लैटनेस निकल जाएगा। अभी विड्थ ऑफ सी का अर्थ है मतलब इंटरनल थ्रेड से, किसी भी नट से डेप्थ तो करता है सी, अगर जो उसका गैप कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर जो एक्सटर्नल थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड का अगर ये पॉइंट रेड फ्लैटनेस जितना है उससे इंटरनल थ्रेड का थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा आसानी से मैच करेगा। तो विड्थ ऑफ A4 मिनिमम डेप्थ जितना होना चाहिए उतना हमारा
होना ही चाहिए फ्लैटनेस। विड्थ ऑफ सी, विड्थ माइनस 0.13 mm, ठीक है। अभी यहाँ पे दर्शाया है सी नीचे दर्शाया है ना, तो विड्थ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ माइनस 0.13 mm, तो हमारा वो क्या होना चाहिए 0.13 mm, यानी 0.13 mm हमारा क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए किससे, विड्थ से, ठीक है। तो ये हमारा एक्मी थ्रेड का डिटेल्स हो गया कि कैसे कैसे जब एक्मी थ्रेड बनाना है तो टूल का आगे का पॉइंट कितना रखेंगे, पीछे का पॉइंट कितना रखेंगे, कितने डिग्री में ग्राइंड करेंगे टूल को, उसका पिच डिस्टेंस कितना है तो टूल का डिस्टेंस कितना रखेंगे, और डेप्थ कितना है तो हमारा डेप्थ के अनुसार टूल का कटिंग पॉइंट का एज कितना डिफाइन करेंगे। ये हमारे डिटेल थ्रेड प्रोफाइल के डिटेल से हम टूल का संरचना कर सकते हैं। अभी देखते हैं ब्राउन एंड शार्प वार्म थ्रेड। ब्राउन एंड शार्प वार्म थ्रेड जस्ट लाइक एक्मी थ्रेड के जैसा ही दिखता है, एंगल भी एक्मी थ्रेड के बराबर ही होता है, बट इसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या क्या, जैसे डेप्थ चेंज हो जाता है, फ्लैट चेंज हो जाता है, और क्रिस्ट का फ्लैटनेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसा भी हम देख रहे हैं, तो जैसा कि पिच तो आप समझ ही गए, सभी में जो पिच बता रहा हूँ वैसे ही है, सेम इसी में भी डेप्थ क्या है 0.6866 इंटू पिच, विड्थ कितना है एफ 0.335 इंटू पिच, विड्थ कितना है सी 0.310 इंटू पिच। अभी देखिए यहाँ पे ये फ्लैट है, विड्थ का फ्लैट यानी इस ऊपरी भाग का कितना है 0.335 इंटू पिच, नीचे वाला भाग का कितना है 0.310 इंटू पिच, ठीक है। इस ढंग से ये दिया गया है। तो हम इसी के प्रकार से, तो हम ये हमारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कटिंग पॉइंट में जो इंटरनल क्रेस्ट जो बनता है, रूट जो बनता है उसकी फ्लैटनेस कितनी है, उसके अनुसार ही हम टूल को आगे का एज को डिफाइन करते हैं। अगर जो 0.310 इंटू पिच अगर जो करते हैं, तब हमारा टूल के कटिंग पॉइंट का एज का फ्लैटनेस आता है। तो उस फ्लैटनेस के अनुसार ही हम टूल को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके उतने एंगल में ग्राइंड करेंगे, इतने विड्थ में टूल का आगे का एज रखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिफाइन करके टूल डिटेल को हम बनाएंगे। बनाने के बाद हम ये क्रेस्ट के डिस्टेंस आने तक थ्रेडिंग करेंगे, और या फिर हमारा डेप्थ तक जाने तक हम थ्रेडिंग करके हम इस प्रोफाइल को प्राप्त कर लेंगे। अभी आगे देखते हैं बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड क्या है, वन डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए हम वन डायरेक्शन। तो बटरस थ्रेड क्या है, इसका पिच क्या है, पिच के बारे में तो आपको सभी चीज़ें बराबर ही दिखेंगे कि वन पॉइंट से अगले करस्पॉन्डिंग पॉइंट के डिस्टेंस को हम पिच बोलेंगे। डेप्थ अब थ्रेड का डेप्थ होगा। हाँ, एकमी थ्रेड में क्या है, इसका डेप्थ चेंज होता है, हालांकि सभी थ्रेड में होता है। आप ब्राउन एंड शार्प थ्रेड में देख रहे हैं 0.6866 इंटू पिच होता है, स्क्वायर थ्रेड में 0.5 इंटू पिच होता है, एकमी थ्रेड में 0.5 इंटू पिच होता है, बट बटरस थ्रेड में 0.75 इंटू पिच होता है। कितना होता है, थ्रेड डेप्थ कितना होता है, वन साइडेड 0.75 इंटू पिच होता है। विड्थ कितना होता है H1, H1 कहाँ दर्शाया है, H1 यहाँ है। H1 को आप देख रहे हैं जैसा कि, तो H1 इज इक्वल टू पिच, H1 क्या है, पिच के बराबर बता रहा है, ठीक है। अब पिच के बराबर बता रहा है मतलब जितना पिच है उतना ही इसका डेप्थ समझ जाइए, एक तरह से है वो H1। तो पिच इज इक्वल टू H प्लस P/4। H क्या है, सिंगल डेप्थ प्लस पिच/4। पिच क्या है, जितना कि पिच दिया होगा तो पिच/4, पिच को हम 4 से भागा देके
एच में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा। बट थ्रेडिंग करते समय H1 को ज़्यादा ध्यान में रखने का नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्या है, ये रूट का फ्लैट कितना है, क्रेस्ट का फ्लैट कितना है, क्रेस्ट के फ्लैट आने पे और एज तक टूल जाने तक का ध्यान रखना है। उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को बनाएंगे, एंगल को उसमें ग्राइंड करके। एक एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 45 डिग्री होगा। बटरस थ्रेड में यही ध्यान रखना है कि जब बटरस थ्रेड में, ऐसे तो बटरस थ्रेड कई प्रकार के होते हैं जिसमें 7 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री इंटू 45 होता है, 7 डिग्री इंटू 45 होता है। ऐसे करके हम एक में थ्रेड को बनाते हैं। तो 45 डिग्री इंटू 90 डिग्री ये है, ठीक है। तो ये हम अभी कर सकते हैं। तो इसका डेप्थ हो गया 0.75 इंटू पिच, विड्थ हो गया जो कि H1 हो गया। H1 जो विड्थ है यहाँ से दिया है, यहाँ से विड्थ लिखा है, लेकिन H1 क्या है, हाइट है। हाइट विड्थ यानी डेप्थ ही एक तरह से मान लीजिए। एक तरह से जब ये डेप्थ है तो वो हाई पॉइंट से लेके नीचे का हाई पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया है, बट वो पिच के बराबर आता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर लिया जा रहा है तो चारों तरफ से बराबर आता है। तो जितना आगे का डेप्थ जितना पीछे का डेप्थ वो बराबर आता है। अब उसके लिए हम पिच निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, H प्लस P/4। अब H प्लस P/4, H कितना है, टोटल हाइट डेप्थ हो गया, डेप्थ प्लस पिच कितना है, पिच जितना दिया रखा है उतना बाई 4 से करेंगे तो हमारा ये विड्थ आ जाएगा, H1 आ जाएगा। फ्लैट क्या है, फ्लैट टॉप, जो फ्लैट टॉप है वो ध्यान रखना है। जैसा कि फ्लैट टॉप का डिस्टेंस दिया रहेगा वैसा हम फ्लैट टॉप को देखेंगे। फ्लैट टॉप को देखेंगे बिटवीन टू द टॉप पॉइंट टॉप। पॉइंट टॉप कितना होता है, पिच बाई 8 होता है। जो हमारा डिस्टेंस है ऊपर का, क्रेस्ट के फ्लैटनेस से ऊपर का डिस्टेंस P/8 होता है। नीचे का भी डिस्टेंस, रूट से नीचे का डिस्टेंस जो ये P/8 दिया है, यानी पिच/8 करेंगे तो हमारा ये क्रेस्ट कट जाएगा, ये क्रेस्ट कट जाएगा। तो जितना कटना है वो पिच/8 करके हम काट सकते हैं, काट देंगे तो वो कट जाएगा। और उसके बाद डेप्थ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिच/8 और पिच/8, तो 2 पिच/8 को हम क्या कर सकते हैं, घटा देंगे। टोटल डेप्थ में से हम इतना को घटा देंगे तो हमारा रूट और क्रेस्ट की डिस्टेंस मिल जाएगा। रूट और क्रेस्ट की जब डिस्टेंस मिलेगा तो हमारा H बनेगा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे है नकल थ्रेड। नकल मतलब आप देख रहे हैं वो नकल किया गया है, एक तरह से मैंने प्रोफाइल बनाया गया है, फ्री हैंड प्रोफाइल के टाइप के जैसा दिखता है। आप देख रहे हैं एक तरह से नकली के जैसा प्रोफाइल दिख रहा है, मतलब ये आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा, इस प्रकार का। तो नकल थ्रेड बनाया जाता है रोलिंग मेथड से या फिर कास्टिंग मेथड से, कास्टिंग रोलिंग मेथड से ऐसे बोल सकते हैं। तो नकल थ्रेड क्या है, पिच इज इक्वल, पिच तो आप जान ही रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे करस्पॉन्डिंग पॉइंट के डिस्टेंस वो पिच हो जाएगा। डेप्थ क्या होगा, H इंटू 0.5 इंटू पिच, और रेडियस 0.25 इंटू पिच। ये रेडियस ऐसा बनना चाहिए कि पिच में 0.25 से गुना करेंगे तो ये रेडियस आना चाहिए, ये रेडियस। तो ये इस प्रकार से क्या है, थ्रेड रोलर के द्वारा इसको हम नकल थ्रेड को क्या करते हैं, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि रेडियस कैसा होना चाहिए, क्रेस्ट रेडियस कैसा होना चाहिए, रूट रेडियस कितना होना चाहिए। तो रूट रेडियस बराबर दे रखा है 0.25 इंटू पिच डेप्थ दे रखा है 0.5 इंटू पिच, और पिच तो आपको दिया रहेगा। तो उसके अनुसार आप थ्रेड प्रोफाइल को, टूल प्रोफाइल को बनाकर हम इसमें थ्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप इसमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे आपको हर थ्रेड में भी बताए थे कि मिनिमम डायमीटर क्या है, मेजर डायमीटर क्या है। तो मिनिमम मेजर डायमीटर जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम मेजर डायमीटर स्पेसिफाइड इन डायमेंशनल टेबल। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। इसका टेबल हमने अभी जनरेट नहीं किया है, तो डायमेंशनल टेबल भी आपको लगाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में बता देते हैं कि जैसा कि ये दे रखा है h/8। h/8 क्या है, अगर जो ये रेडियस जहाँ से शुरू हुआ उसके पॉइंट से उसका हाई पॉइंट, तब उस हाई पॉइंट जो अगर जो हम मान के चले कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस और इसका हाई पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डेप्थ मान लीजिए कि हमका थ्रेड का मैक्सिमम डेप्थ हुआ। अब इस पॉइंट से अगर हम रेडियस बनाते हैं तो हाई पॉइंट को रिड्यूस हो जाता है, तो हाई पॉइंट कितना रिड्यूस होता है, तो h/8 जितना हाइट है, ये h है, h को हम 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस के बराबर हम क्या करेंगे, उसको हम डाउन कर देंगे रेडियस बनाते समय। जब ये टूल रेडियस बनेगा, क्रेस्ट का रेडियस बनेगा, तो हमारा इतना डाउन होगा h/8 के बराबर। सिमिलर अगर जो नीचे भी रेडियस बनाते हैं, तो अगर जो नीचे फ्लैट बनाते हैं क्रेस्ट को, तो फ्लैट में बनाने के लिए h/4 यानी ज़्यादा, h/4 बोले तो h/4 बोले तो हाइट जितना उससे 4 से गुणा करेंगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना हमारा ये हाइट कमेगा। ठीक है, तो जितना कम से भाग देंगे उतना ज़्यादा हमारा आएगा, उतना ज़्यादा कमेगा। बट इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये नकल थ्रेड का ही सारा चीज़ें हैं। रेडियस में है, फ्लैट में है, अगर जो नीचे फ्लैट है तो कितना फ्लैट होना चाहिए, ऊपर फ्लैट है तो ऊपर रेडियस है तो कैसा होना चाहिए। अगर जो नीचे रेडियस अभी इसमें दिया है, नीचे रेडियस है तो ऊपर फ्लैट कितना होना चाहिए, तो फ्लैट h/8 होना चाहिए, रेडियस h/4 होना चाहिए। सिमिलर एक्सिस इंटरनल थ्रेड के लिए, ठीक है, ये इंटरनल थ्रेड के लिए हो गया, ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हो गया। एक्सटर्नल थ्रेड में ऊपर क्रेस्ट आएगा, क्रेस्ट आएगा तो फ्लैट आएगा, नीचे रेडियस आएगा तो नीचे रूट में रेडियस आएगा। सेम इसी प्रकार से इंटरनल थ्रेड में ये रूट रेडियस है, ये क्रेस्ट फ्लैट है, तो क्रेस्ट फ्लैट अब कितना होना चाहिए, ये यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों के लिए, एक्सटर्नल इंटरनल के लिए, यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड के लिए ये सारी डिटेलें हैं। आप पहले से वो कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्या बता रहे हैं, बट ये है यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए क्या क्या चाहिए, जो कि ऊपर में यहाँ आपको बताए कि अगर जो इंटरनल में रूट रेडियस बनाना है तो रूट रेडियस के लिए हाइट कितना कम रखना है, तो h/8 करके हम h/8 मतलब अगर जो किसी, अगर जो फ्लैट में टूल से अगर जो वहाँ तक जा रहे हैं, वी टूल से जा रहे हैं, तो h/8 के डिस्टेंस तक ही आप क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद टूल नोज रेडियस ले जाके आप उसको दबा कर रेडियस बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से एक्सटर्नल थ्रेड में हो गया। एक्सटर्नल थ्रेड में ऊपर का क्रेस्ट फ्लैट रहेगा, इंटरनल रेडियस हो रहेगा, सेम इसके अपोजिट में हो जाएगा। ऊपर का क्रेस्ट h/8 हो जाएगा, नीचे और नीचे का रेडियस h/4 हो जाएगा। ठीक है, राउंड रूट ऑप्शनल और रिजल्टिंग फ्रॉम टूल वियर, ये टूल वियर के अनुसार ये सारी ऑप्शनल है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसा कि जब बोला जाए तब ये बनाना है। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम माइनर डाया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट कंटूर एंड फ्लैट ऑफ थ्रेड, एक्सिस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, ये एक्सटर्नल थ्रेड का एक्सिस हो गया, इंटरनल थ्रेड का एक्सिस हो गया। ठीक है, पिच लाइन ये हो गया, यानी पिच लाइन भी बोल सकते हैं, पिच डायमीटर भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने पिच डायमीटर में बताया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा।
अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथी को भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक थ्रेड टर्म, स्क्रू थ्रेड के बारे में आगे पढ़ेंगे, बेसिक थ्रेड टर्म, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके साथी को भी इसकी जानकारी हो और वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, धन्यवाद।